स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। डायग्राम बनाओ बेटा। ग्रीन पेन रेड क्यों चल रहा है? हाँ, एक मिनट। ये डायग्राम बना है, इसके नीचे 4 लाइंस आपको छोड़नी है, ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं बेटा क्लास में, जिसे नहीं पढ़ना बाहर जा सकते हो। क्लास है, कोई टाइम पास नहीं हो रहा। जिसे ज्यादा हंसी आती है या जिसे मजाक लग रहा है क्लास में मजाक चल रहा हो, बाहर जा सकता है। क्लास में डिस्टरबेंस नहीं। पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ाई करो। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, जैसे डायग्राम बनाओ, 4 लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको हेडिंग लिखना है, 4 वर्ड्स जो भी यहां पर लिखा गया, ये 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन में लिखोगे, 4 लाइन आप लिखोगे, और यहां पर नीचे 2 लाइन आपको छोड़नी है, ठीक है। जब एक्सप्लेन किया जाएगा, ये सारे पॉइंट हम यहां पर ऐड कर देंगे।
डायग्राम बहुत बनेंगे बेटा इस टॉपिक में, ठीक है ना। डायग्राम से ही ये टॉपिक हमें समझना है। तो जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता जा रहा हूं वैसे एज इट इज आप बनाएं, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये जो चार डायग्राम बना है ना, ये पांचवा है, ठीक है।
बेटा? कौन सा डायग्राम? ये वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ डायग्राम। नोट कर लिया बेटा? जल्दी लिखे। ये बंद है या चल रहा है? एडवर्टाइजिंग फ्लैग। स्टार्ट करें? चलो समझना बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं। बताओ, स्पर्मेटोफाइटा के एग्जाम्पल क्या थे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा का मीनिंग क्या था? ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल थे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हमने बात की थी कैप्सेला की। कैप्सेला को टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों कहा गया था? क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, इजीली अवेलेबल होता है। बताओ साइंटिफिक नेम क्या था? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। क्या उसे सेफर्ड पर्स कहा गया था? यस। क्या कैप्सेला एनुअल प्लांट होता है? यस। एनुअल का मीनिंग क्या था? एक ही सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है? बताओ कैप्सेला कौन सी फैमिली का मेंबर है? क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी? कोई भी ऑप्शन में मिलेगा, आंसर टिक करना है। क्या कैप्सेला की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है? यस। स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड 2n होता है, ठीक है? और कैप्सेला की प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। ऐसे प्लांट जिनमें दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, क्या कहोगे? हेट्रोस्पोरस। क्या कैप्सेला हेट्रोस्पोरस है? यस। दो टाइप के स्पोर कौन कौन से? मेल स्पोर, फीमेल स्पोर। मेल स्पोर को क्या कहा था? माइक्रोस्पोर। फीमेल स्पोर को मेगा स्पोर। बताओ कैप्सेला की लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्ट है। क्या कैप्सेला में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? यस। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। बताओ ट्रेकियोफाइटा के एग्जांपल क्या है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है? अब हमें यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। और आप सभी को पता है प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर में, ठीक है? तो यहां पर आप पहला पॉइंट लिखो बेटा इस जगह, साइट। साइट ऑब्लिक करके लिखना सीट। साइट कह दो, सीट कह दो, SEAT। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कह दो सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आंसर जाएगा? फ्लावर, ठीक है? एरो बनाकर सामने लिख लेना, फ्लावर। ये हम एनसीईआरटी की लाइंस लिख रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी में लिखा है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहोगे? फ्लावर को कहोगे, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, फ्लावर इज ए fascinating organ
डायग्राम के नीचे मैंने 4 स्टार लिखे हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा दिया, फर्स्ट स्टार पर सीट एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर। सेकंड पॉइंट में लिखना है आपको, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। बताओ फैसिनेटिंग का मीनिंग, अट्रैक्टिव, वेरी गुड। प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? फ्लावर होता है। कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो एनसीईआरटी कह रही है फ्लावर इज द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अगला पॉइंट लिखो, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीनिंग लिखना है इसका, साइंस ऑफ कल्टीवेशन। थर्ड स्टार पर लिखना, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, कोमा, ब्रीडिंग, कोमा, मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। यानी कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर किसमें इंक्लूड किया जाएगा? फ्लोरिकल्चर। यानी फ्लावर की खेती करना, ब्रीडिंग कराना, मार्केटिंग करना, ये तीनों पॉइंट इंक्लूड होंगे फ्लोरिकल्चर में। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ नंबर, टू अ बायोलॉजिस्ट, flowers are, to a biologist, flowers are morphological and embryological marvels। ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। मार्वल्स, MARVELS, मार्वल्स। मार्वल्स का मतलब सरप्राइज कर देना, ठीक है। इस पॉइंट को समझना बेटा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर पर आते हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो आप यहां पर समझें। देखो ये बेसिक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया, ये है फ्लावर का स्टॉक। क्या है? स्टॉक। इसको यहां पर लेबल करें पेडिसल। फ्लावर का स्टॉक क्या कहलाता है? पेडिसल। पेडिसल का अपर सोलन पार्ट जो डोम शेप होता है, इसको कहा जाता है थैलेमस। पेडिसल का अपर सोलन पार्ट जो डोम शेप होता है, इसको क्या कहा जाता है? थैलेमस। थैलेमस से फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, यानी थैलेमस से फ्लोरल ऑर्गन्स निकलते हैं। सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, इसको कहा जाता है सेपल। आपने फ्लावर देखा होगा, बाहर की तरफ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको क्या कहा जाता है? सेपल। बताओ फ्लावर में एक ही सेपल होता है क्या? कई सारे सेपल वर्ल में, यानी एक चक्र में अरेंज होते हैं। तो देखो जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा गया? सेपल कहा जाता है। सेपल से अंदर की तरफ अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, कलरफुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो लोग क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पेटल। जो फ्लावर में पंखुड़ियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। पेटल के अंदर की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको यहां पर कहा जाता है स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है फिलामेंट। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फिलामेंट। और फिलामेंट का अपर सोलन पार्ट क्या कहलाता है? एंथर। स्टेमन के 2 पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर, याद रहेगा। स्टेमन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है फीमेल पार्ट, इसे कहा जाता है कार्पल, या इसी को कहा जाता है पिस्टिल। कार्पल ऑब्लिक करके लिखो पिस्टिल। ये जो कार्पल होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये ओवरी। बेस पार्ट क्या होता है? ओवरी। आप सभी जानते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा, ओवरी के अंदर यहां पर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है।
ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होते हैं, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जिन प्लांट में फ्लावर पाए जाते हैं उनमें आपको कार्पल मिलेगा, कार्पल मिलेगा मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलेगा, मतलब उन प्लांट्स में आपको फ्रूट भी मिलेगा। तभी तो हम कहते हैं एंजियोस्पर्म में फ्रूट प्रेजेंट होता है, यानी एंजियोस्पर्म के सीड कवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। आई बात समझ में? तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, 4 साइकिल होते हैं, 4 ऑर्गन्स होते हैं। पूछा जाए फ्लावर में कितने ऑर्गन्स होते हैं, आप कहोगे 4। बाहर से अंदर की तरफ बताओ, सबसे बाहर कौन सा? सेपल। उससे अंदर कौन सा? पेटल। उससे अंदर कौन सा? स्टेमन। सबसे अंदर कौन सा? कार्पल। बोलो लेबलिंग क्लियर हुई सभी को? चलो अब इधर आ जाओ। कितने वॉल्स होते हैं? 4। वॉल्स का मीनिंग है साइकिल, यानी 4 साइकिल है, और इन्हीं को कहा जाता है ऑर्गन्स, यानी 4 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो सबसे बाहर की तरफ फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कह रहे हैं सेपल है। सेपल एक साइकिल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, कई सारे सेपल अरेंज होते हैं। उस वर्ल को यानी ग्रुप ऑफ सेपल को कहा जाता है कैलिक्स। सुना है क्या नाम? ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाएगा? कैलिक्स। यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या कहलाएगा? सेपल। ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे? याद रहे कैलिक्स के 2 फंक्शन हैं। बड कंडीशन के दौरान, फ्लोरल बड, ठीक है, बड कंडीशन के दौरान यानी जब फ्लावर ओपन होता है उससे पहले की बात हो रही है, खिलने से पहले की बात। बड कंडीशन के दौरान बताओ सबसे बाहर की तरफ कौन सा वर्ल होगा? सेपल यानी कैलिक्स। कौन सा वर्ल होगा? कैलिक्स। यानी बड कंडीशन के दौरान ये जो कैलिक्स है ये फ्लोरल पार्ट को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन। पहला फंक्शन तो क्या हो गया? फ्लोरल पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा कलर में कैसे है? ग्रीन है, यानी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। कैलिक्स के 2 फंक्शन याद रहेंगे। पहला क्या है? बड कंडीशन के दौरान फ्लोरल पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा ग्रीन होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। याद रहेगा? चलो अगला पॉइंट। इसके बाद देखो सेपल के अंदर की तरफ कलरफुल पार्ट क्या कहा जाता है? पेटल। कई सारे पेटल एक वर्ल में, एक साइकिल में अरेंज होते हैं, यानी इनका जो ग्रुप है, इनका जो वर्ल है वो कहलाता है कोरोला। क्या कहा जाता है? कोरोला। इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पेटल कलरफुल होते हैं, कुछ प्लांट्स में व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ में अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, कलरफुल होते हैं। तो बताओ यहां पर कोरोला का रोल क्या होगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना यानी किसमें हेल्प कर रहे हैं? हेल्प इन पॉलिनेशन। बोलो क्लियर है सभी को? कोरोला पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके बाद अंदर की तरफ यानी पेटल के अंदर की तरफ मेल पार्ट जिसको कहा जाता है स्टेमन। कई सारे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, एक वर्ल में प्रेजेंट होते हैं, एक चक्र में प्रेजेंट होते हैं। यानी स्टेमन का वर्ल, स्टेमन का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम। सुना होगा नाम एंड्रोशियम। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें जहां पर भी एंड्रो टर्म आएगी मेल पार्ट होगा। ठीक है, एंड्रो टर्म होगी मेल पार्ट होगा, यानी ये यहां पर फ्लावर का कौन सा पार्ट होगा? मेल पार्ट। क्लियर सभी को? स्टेमन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है कार्पल। याद रखें कुछ प्लांट में यानी कुछ प्लांट के फ्लावर में एक ही कार्पल होता है, कुछ में एक से ज्यादा कार्पल होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो कार्पल का जो वर्ल बनता है, जो चक्र बनता है, जो ग्रुप बनता है वो कहलाता है गाइनोशियम। इसे आप कहोगे गाइनोशियम। जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। आगे बात समझ में? जहां पर एंड्रो टर्म आएगी मतलब मेल पार्ट है, जहां पर गाइनो टर्म आएगी फीमेल पार्ट है।
बोलो ये यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? अब मुझे आप आंसर दोगे, बताओ इन 4 वल्स में से कौन से 2 वल्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते? सेपल, पेटल, यानी कैलिक्स एंड कोरोला। तो कैलिक्स एंड कोरोला, इन दोनों को यहां पर आप कहोगे ये एसेसरी वल्स होते हैं। कैसे वल्स होते हैं? एसेसरी, एसेसरी वल्स हैं। इन्हें आप कहोगे वेजिटेटिव वल्स होते हैं। इन्हें आप कहोगे स्टेराइल वल्स होते हैं। इन्हें आप कहोगे स्टेराइल ऑर्गन्स होते हैं। क्या मैंने सही लिखा है? यस। यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, इसलिए इनको कहा गया एसेसरी वल्स हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। वेजिटेटिव वल्स हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। स्टेराइल वल्स हैं, स्टेराइल ऑर्गन्स हैं। जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। तो इन्हें आप कहोगे नेसेसरी वल्स हैं, रिप्रोडक्टिव वल्स हैं, फर्टाइल वल्स हैं, फर्टाइल ऑर्गन्स हैं। यानी एंड्रोशियम, गाइनोशियम नेसेसरी वल्स, नेसेसरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव वल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टाइल वल्स, फर्टाइल ऑर्गन्स। बोलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? अब मैंने आपको लास्ट में एक लाइन लिखाई थी, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मार्वल्स का मतलब सरप्राइज कर देना। यानी फ्लावर एक छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यानी पेडिसल प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है, सेपल प्रेजेंट है, पेटल प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है। बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस छोटी सी स्ट्रक्चर में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होता है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए ये छोटी सी स्ट्रक्चर एक तरह का क्या है? मार्वल, सरप्राइज कर देने वाला कि इस छोटी सी स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हो रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। सरप्राइज कर देता है कि छोटी सी स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इस छोटी सी स्ट्रक्चर में कई सारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो कहा गया बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर कैसा है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, सरप्राइज कर देता है। आगे बस समझ में? ये चारों पॉइंट बेटा एनसीईआरटी की लाइंस थी जो मैंने आपको यहां पर लिखा थी। अब आगे समझो। देखो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोथे। गोथे साहब ने कहा फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। गोथे ने फ्लावर को क्या बताया? मॉडिफाइड शूट, यानी शूट का मॉडिफिकेशन है। तो चलो इसको समझते हैं। देखो यहां पर मैंने एक प्लांट बनाया है, आपसे पूछा जाए बताओ शूट क्या होता है? शूट आप किसे कहोगे? अबव ग्राउंड पार्ट, या हम कह सकते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, या हम कह सकते हैं प्लांट में स्टेम प्लस लीफ क्या कहलाएगा? शूट। देखो ये मैंने यहां पर एक प्लांट बनाया, ये क्या है? रूट है, ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट रूट है, ये है स्टेम, ये है लीफ। स्टेम प्लस लीफ क्या कहोगे? शूट है। ठीक है, एक पॉइंट आप याद रखना बेटा, स्टेम पर पाया जाता है नोड। ये स्ट्रक्चर क्या है? नोड। इसी तरह से ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या है? नोड, यानी स्टेम पर नोड प्रेजेंट होते हैं और दो नोड के बीच वाला पार्ट ये क्या कहलाता है? इंटरनोड। यानी स्टेम पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं और नोड वो पार्ट है जहां से लीफ निकलती है। स्टेम का नोड वो वाला पार्ट है जहां से क्या निकलती है? लीफ। देखो ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, और यहां से क्या निकल रही है? लीव्स निकल रही हैं। और दो नोड के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? इंटरनोड। गोथे ने कहा फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, यानी शूट का मॉडिफिकेशन है।
अगर फ्लावर मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है मतलब इसके अंदर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होने चाहिए, लीफ भी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी स्टेम और लीफ दोनों होनी चाहिए, तभी तो इसे हम शूट कहेंगे। तो गोथे ने यहां पर एक्सप्लेन किया। गोथे ने कहा ये जो थैलेमस है ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। मॉडिफाइड स्टेम कहा है बेटा? थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम होता है। अगर मॉडिफाइड स्टेम है मतलब इसमें नोड इंटरनोड होने चाहिए। तो गोथे ने कहा थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी इसमें 4 नोड और 3 इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। कितने नोड प्रेजेंट होते हैं? 4, और उनके बीच कितने इंटरनोड? 3 इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो समझे, जो लोअर मोस्ट नोड होता है उससे निकलता है सेपल। लोअर मोस्ट नोड उससे क्या निकलता है? सेपल। इससे ऊपर वाला जो नोड है उससे निकलते हैं पेटल। इससे ऊपर वाला जो नोड है उससे निकलते हैं स्टेमन, और इससे ऊपर वाला जो नोड है यहां से निकलता है कार्पल। मतलब थैलेमस पर नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, तो थैलेमस क्या हुआ? मॉडिफाइड स्टेम। नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, इसे आप कहोगे मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस को गोथे ने कहा मॉडिफाइड स्टेम होता है क्योंकि इस पर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। बताओ कितने नोड होते हैं? 4, और उनके बीच कितने इंटरनोड? 3। गोथे ने कहा थैलेमस में जो इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिड्यूस्ड, यानी क्लियरली दिखाई नहीं देते, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इसका प्रूफ देते हैं, एविडेंस देते हैं कि फ्लावर में नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। फिर से सुनो, गोथे ने कहा थैलेमस क्या है? मॉडिफाइड स्टेम, क्योंकि इसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट है। बताओ कितने नोड प्रेजेंट है? 4, और उनके बीच कितने इंटरनोड? 3, जो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। मैंने कहा लोअर मोस्ट नोड से क्या निकलता है? सेपल। इसके ऊपर वाले नोड से पेटल, इसके ऊपर वाले नोड से स्टेमन, इसके ऊपर वाले नोड से कार्पल, और अभी मैंने आपको बताया नोड से क्या निकलती है? लीव्स। नोड से क्या निकलती है? लीव्स। इसका मतलब ये जो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सब क्या है? फ्लोरल लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं, फ्लोरल लीव्स हैं। मतलब थैलेमस पर नोड इंटरनोड प्रेजेंट, यानी थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम, और सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल मॉडिफाइड लीव्स। मतलब फ्लावर में स्टेम और लीफ दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं फ्लावर मॉडिफिकेशन ऑफ शूट होता है। बोलो क्लियर है सभी को? आ गई बात समझ में? अब देखो, ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, ये है स्टेमन। ठीक है, इसको हमने नाम दिया यहां पर एंड्रोशियम। स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपने प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। एंड्रोशियम के लिए यानी स्टेमन के लिए टर्म यूज होती है माइक्रोस्पोरोफिल। सुना है क्या? माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कह दिया जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल, यहां पर लास्ट में आ रहा है फिल। फिल मतलब लीफ। नाम से पता चल रहा है स्टेमन क्या है? एक लीफ है, यानी ऐसी लीफ जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ऐसी लीफ जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है क्या कहा गया? माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसी लीफ जिसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है क्या कहोगे? मेगा स्पोरोफिल। आगे बात समझ में? यानी टर्म से भी क्लियर हो रहा है कि ये सब क्या है? फ्लावर की लीव्स होती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हैं, यानी फ्लावर में नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो फिर ये मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है। आगे बात समझ में? इसके कुछ एविडेंसेस हैं, यानी कुछ प्लांट के फ्लावर में ये जो इंटरनोड है ये इलोंगेटेड हो जाते हैं। गोथे ने कहा थैलेमस में 4 नोड
और 3 इंटरनोड हैं जो हाईली रिड्यूस्ड हैं, लेकिन कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे हैं जिनमें इन इंटरनोड का एलोंगेशन हो जाता है, यानी ये हमें यहां पर प्रूफ दे रहे हैं कि फ्लावर में नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने यहां पर 5 एग्जाम्पल यानी 5 डायग्राम बनाए हैं, समझना। पहला लिख लो एग्जाम्पल, प्लांट का नाम लिखना साइलिन प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल लिखना इसी में डाइएंथस प्लांट, साइलिन डाइएंथस, साइलिन डाइएंथस। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है यहां पर लिखो पैसिफ्लोरा, ये जो प्लांट है सेकंड एग्जाम्पल पैसिफ्लोरा। थर्ड वाले में लिखो कैपेरिस, थर्ड वाले में एग्जाम्पल लिखना कैपेरिस, थर्ड है कैपेरिस। फोर्थ, ये एग्जाम्पल मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं बेटा इसका नाम। फोर्थ एग्जाम्पल गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला। इसी प्लांट को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है क्लियोम गाइनेंड्रा, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, और इसी प्लांट का दूसरा नाम है क्लियोम गाइनेंड्रा। और ये जो 5th एग्जाम्पल ऊपर आपने लिखा है, लिख लेना म्यूसेंडा। प्लांट का नाम क्या है? म्यूसेंडा। अब ये 5 एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान से समझें। क्लियोम, CLEOME, क्लियोम गाइनेंड्रा। अब देखो समझो बेटा, पहले अभी लिख लेना, पहले समझ लो। ये वाला पार्ट क्या है? फ्लावर का ये वाला पार्ट सेपल, यानी मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं के, कैलिक्स। ये है C कोरोला, एंड्रोशियम A, गाइनोशियम G। यहां पर भी मैंने लिखा के C A G, यहां पर भी लिखा के C A G, यहां पर भी लिखा के C A G। अब आपको याद रखना है कि कौन सा इंटरनोड इलोंगेशन यहां पर हुआ है, कौन से इंटरनोड का इलोंगेशन हुआ है, यानी किनके बीच का इंटरनोड इलोंगेट हुआ है, ये आपको याद रखना है। पहला एग्जांपल साइलिन प्लांट, डायंथस प्लांट, 2 प्लांट है ये, ठीक है। इनमें इस तरह का इलोंगेशन देखा जाता है। तो यहां पर साइलिन और डायंथस प्लांट में कैलिक्स कोरोला के बीच का इंटरनोड इलोंगेट हो जाता है। आई बात समझ में? और इसको नाम दिया जाता है एंथोफोर। ये नाम भी आप याद रखें, क्या नाम दिया गया? एंथोफोर, यानी इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला नोन एज एंथोफोर। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, एक तो प्लांट का नाम, दूसरा किन वल्स के बीच का इंटरनोड इलोंगेटेड हुआ, और तीसरा उस इलोंगेटेड इंटरनोड को क्या नाम दिया गया। जैसे साइलिन प्लांट, डायंथस, ये एग्जांपल हो गया प्लांट का नाम। कौन कौन से वल्स? कैलिक्स, कोरोला, इनके बीच का इंटरनोड इलोंगेटेड हुआ और उस इलोंगेटेड इंटरनोड को क्या नाम दिया? एंथोफोर। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? दूसरा है पैसिफ्लोरा, इसमें कैलिक्स और एंड्रोशियम के बीच का इंटरनोड इलोंगेटेड हो जाता है, इसको नाम दिया जाता है एंड्रोफोर। क्या नाम दिया गया? एंड्रोफोर, यानी इसके ऊपर क्या है? एंड्रोशियम, उस बेसिस पर नाम दिया गया एंड्रोफोर। क्लियर सभी को? चलो इधर आ जाओ। थर्ड एग्जांपल कैपेरिस। कैपेरिस में आप देखो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच का इंटरनोड इलोंगेट होता है, इसको नाम दिया जाता है गाइनोफोर। टर्म आप याद रखें, कैलिक्स कोरोला के बीच जो इंटरनोड इलोंगेटेड हुआ, क्या नाम दिया गया? एंथोफोर।
कोरोला एंड्रोशियम के बीच इलोंगेटेड हुआ, क्या नाम दिया गया? एंड्रोफोर। एंड्रोशियम गाइनोशियम के बीच इलोंगेटेड हुआ, क्या नाम दिया गया? गाइनोफोर। और ये प्लांट के नाम भी आप जरूर याद रखें। फोर्थ एग्जांपल है गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, जिसको क्लियोम गाइनेंड्रा भी कहा जाता है। इसमें दोनों टाइप का इलोंगेशन मिलता है। देखो, गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बीच क्या कहलाएगा? गाइनोफोर। ये मैंने यहां पर लिख दिया, गाइनोफोर। एंड्रोशियम और कोरोला के बीच क्या कहलाएगा? एंड्रोफोर। यानी इसमें दोनों प्रकार का इलोंगेशन मिलता है, और इन दोनों को कंबाइनली आप कह सकते हो एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर। ये दोनों नाम दिए जा सकते हैं। दोनों को कंबाइनली क्या कहोगे? एंड्रोगाइनोफोर, या फिर क्या कहा जा सकता है? गाइनेंड्रोफोर। तो इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जा सकता है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है ना, वहां जगह नहीं है बेटा, तो आप नोट कर लेना। एंड्रो गाइनोफोर, या आप कह सकते हो गाइनेंड्रोफोर। तो यहां पर ये जो 4 एग्जाम्पल अभी हमने समझे हैं, साइलिन डायंथस प्लांट, पैसिफ्लोरा, कैपेरिस, क्लियोम गाइनेंड्रा, इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि फ्लावर में नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। आगे बात समझ में। लास्ट एग्जाम्पल देखो, म्यूसाइंडा। ये ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर छोटा होता है, वो छोटे छोटे पेटल होते हैं। इंसेक्ट दूर से नहीं देख पाता, इंसेक्ट नहीं हो पाता, इंसेक्ट नहीं हो पाता। तो देखो, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है पॉलिनेशन के लिए, तो म्यूसेंडा प्लांट ने अपने एक सेपल को, ये ग्रीन स्ट्रक्चर बोलो क्या है बेटा? सेपल। अपने एक सेपल को लीफ की तरह मॉडिफाइड कर लिया, लीफ की तरह एनलार्ज कर लिया। तो ये यहां पर साइज में बड़ा हो गया, ब्राइट होता है, चमकीला होता है, येलो कलर का होता है, दूर से इंसेक्ट को दिखाई देता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यानी किसमें हेल्प कर रहा है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसको कहा जाता है एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एक से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। यानी इस तरह का मॉडिफिकेशन क्यों किया गया? ताकि पॉलिनेशन हो सके। हमने इकोलॉजी में पढ़ा था ऑर्किड एंड बी, आ रहा है याद? वहां पर ऑर्किड ने भी तो मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन उसने पेटल को मॉडिफाई किया था। किसको मॉडिफाई किया था? पेटल को। किसकी तरह इवोल्व किया? फीमेल बी। यहां पर सेपल को मॉडिफाई किया गया। तो देखो, इस एग्जाम्पल से हमें यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि सेपल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। सेपल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। यानी ये जो 5 एग्जाम्पल है, ये यहां पर एविडेंस है, ये यहां पर हमें प्रूफ दे रहे हैं कि फ्लावर में नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। जो इसका फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ये सब क्या है? लीफ होते हैं। तो अगर फ्लावर में नोड इंटरनोड यानी स्टेम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, तो स्टेम प्लस लीफ क्या कहलाएगा? शूट कहलाएगा। तो जब गोथे ने इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया, तब सभी साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि गोथे साहब ने बिल्कुल सही कहा है। फ्लावर कैसा है? मॉडिफाइड शूट होता है। आ गई बात समझ में? इसमें जो भी ऐड करना है वो आप नोट करो बेटा, जल्दी नोट कर लो।
लिख लिया। उधर कहां तक मैं मिटा दूं? यहां तक मिटा दिया जाए। ये नाम लिख लिया बेटा आपने? ये नाम लिखो वहां पर, एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर। एक एक लाइन छोड़ दो, इसके नीचे दो लाइन छोड़ देना, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के नीचे एक लाइन। आगे हो अमेरिकाना। वो उधर का लिख लिया क्या बेटा पूरा? लिखो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा अभी।
लिख लिया सभी ने? चलो समझो बेटा। अगली टर्म है मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक। ठीक है, यानी मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये हम समझ रहे हैं। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, मोनो का मतलब होता है वन, और कार्प टर्म यूज होती है फ्रूट्स के लिए। ठीक है, कार्प जैसे फ्लावर की जो फ्रूट की जो वॉल होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्प। ठीक है ना, तो कार्प टर्म किसके लिए यूज होती है, फ्रूट के लिए। तो देखो मोनोकार्पिक प्लांट आप किसे कहोगे, ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, एक ही बार फ्रूटिंग करेंगे, फिर उनकी डेथ हो जाती है, क्या कहलाएंगे, मोनोकार्पिक। अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एक बार ही फ्लावरिंग होगी, एक बार ही फ्रूट्स आएंगे, ऐसे प्लांट को आप कहोगे मोनोकार्पिक प्लांट। लिखो डेफिनेशन, प्लांट्स इन विच flowering and fruiting, plants in which flowering and fruiting takes place only once in their whole life span, यानी पूरे लाइफ स्पान के दौरान एक बार ही फ्लावरिंग होगी और एक बार ही फ्रूटिंग होगी, ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा, मोनोकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल लिख लो, एनुअल प्लांट एंड बाइनियल प्लांट। एनुअल प्लांट एंड बाइनियल प्लांट ये क्या होते हैं, मोनोकार्पिक। एनुअल एंड बाइनियल मीनिंग आपको बता चुका हूं बेटा। अगर एक सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तो एनुअल है, 2 सीजन में कंप्लीट करेगा तो बायनियल है, और जिसका लाइफ स्पान लॉन्ग होगा वो पेरेनियल होता है। ठीक है, तो जितने भी एनुअल और बायनियल प्लांट हैं ये सब कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक। फॉर एग्जाम्पल व्हीट प्लांट, क्रॉपलैंड एरिया में आपने सीड ऐड कर दिए, व्हीट के सीड ऐड कर दिए, जर्मिनेशन होगा, प्लांट डेवलप होगा, साइज में बड़ा होगा, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, फ्रूट आया उसके बाद उसको कट कर दिया जाता है। तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की है, तो व्हीट प्लांट बोलो मोनोकार्पिक होगा या पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक। लेकिन मैंगो का प्लांट कई बार फ्लावरिंग होती है, कई बार फ्रूटिंग होती है, ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा, पॉलीकार्पिक। आगे बस समझ में। तो देखो नेक्स्ट है पॉलीकार्पिक। पोली का मतलब मेनी और कार्प मतलब फ्रूट, यानी अपनी लाइफ साइकिल के दौरान कई बार फ्लावरिंग होगी, कई बार फ्रूट्स आएंगे, ऐसे प्लांट को आप कहोगे पॉलीकार्पिक प्लांट। लिखो डेफिनेशन, प्लांट्स in which flowering and fruiting takes place many times in their whole life span। पूरे लाइफ स्पान में कई बार फ्लावरिंग करेंगे, कई बार फ्रूटिंग होगी, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पॉलीकार्पिक प्लांट। यानी जनरली हमारे सराउंडिंग जो प्लांट्स हम देखते हैं उनमें मोस्टली कैसे होते हैं, पॉलीकार्पिक। मैंगो का प्लांट, नीम का प्लांट, बबूल का प्लांट, ऑरेंज का प्लांट, ये सब क्या है, पॉलीकार्पिक होते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल लिखना, पॉलीकार्पिक में एग्जाम्पल है पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट जिनका लॉन्ग लाइफ स्पान होता है, ऐसे प्लांट पॉलीकार्पिक होते हैं।
तो देखो वर्ड सुनना बेटा, वर्ड सुनना। मैंने कहा ऑल एनुअल एंड बायनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। मैं यहां पर कह रहा हूं मोस्टली पेरेनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक। मैंने यहां ऑल नहीं कहा, मैंने यहां पर कहा मोस्टली। इसका मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन होंगे। तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हैं ये पेरेनियल के एक्सेप्शन हैं, यानी पॉलीकार्पिक के एक्सेप्शन हैं। ये होते तो पेरेनियल प्लांट हैं, लेकिन इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक बार ही होती है। यानी जो 3 एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखे हैं ये कैसे प्लांट हैं? पेरेनियल। बट बोलो मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक बेटा, मोनोकार्पिक। एक्सेप्शन कह रहे हैं, हमने कहा मोस्टली पेरेनियल प्लांट पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन हैं जो पेरेनियल प्लांट तो हैं लेकिन कैसे हैं? मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल क्या क्या है? अगेव अमेरिकाना जिसे सेंचुरी प्लांट कहा जाता है, बैम्बू प्लांट, इसके बारे में तो हमने डेमोग्राफी में भी पढ़ा था, बताया था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, एक ही बार ब्रीडिंग होगी, ठीक है, बैम्बू प्लांट। तीसरा होता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जिसे नीला कुरंजी भी कहा जाता है। इस प्लांट का दूसरा नाम है, कॉमन नेम, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, नीले नीले फ्लावर आते हैं इसमें, इसलिए क्या कहा गया? नीला कुरंजी। समझना। अगेव अमेरिकाना, इसका लाइफ स्पान होता है 10 to 25 ईयर्स। लॉन्ग लाइफ स्पान है, यानी पेरेनियल प्लांट है, लेकिन लाइफ साइकिल के दौरान एक बार ही फ्लावरिंग होगी, एक बार ही फ्रूटिंग होगी। तो कैसे होंगे? मोनोकार्पिक। पेरेनियल है लेकिन मोनोकार्पिक है। बैम्बू प्लांट, इसका लाइफ स्पान होता है 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल। तो लॉन्ग लाइफ स्पान है, यानी पेरेनियल है, लेकिन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग एक ही बार होगी, क्या कहलाएंगे? मोनोकार्पिक है, यानी पेरेनियल मोनोकार्पिक। याद रहे, बैम्बू प्लांट जब अपने 50 इयर्स पूरे कर लेता है उसके बाद इसमें कभी भी फ्लावरिंग हो सकती है, कभी भी फ्रूटिंग हो सकती है, और बहुत सारे फ्रूट इसमें आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे, बहुत ज्यादा फ्रूटिंग होती है, और फ्रूटिंग होने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। यानी लाइफ स्पान में, पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग हुई, एक ही बार फ्रूटिंग हुई, तो बोलो कैसा प्लांट होगा? मोनोकार्पिक। लेकिन लाइफ स्पान लॉन्ग है इसलिए कहा गया पेरेनियल है। तो एक्सेप्शन रहेगा, हम कहते हैं पेरेनियल पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन ये तीनों पेरेनियल हैं, लेकिन कैसे हैं? मोनोकार्पिक। आई बात समझ में? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसमें फ्लावरिंग होती है 12 इयर्स में। कितने सालों में फ्लावरिंग होती है? 12 इयर्स। ये जो प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये आपको मेनली हिली रीजन्स में मिलेगा। जो हिली एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, ये उनमें पाया जाता है। मेनली साउथ वाले जो हिली एरिया हैं, जैसे केरला वाला पार्ट, तमिलनाडु वाला पार्ट, कर्नाटका वाला पार्ट, उस तरफ के जो हिली रीजन्स हैं वहां पर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना पाया जाता है। केरला में जो मुन्नार की घाटी है वहां पर यह प्लांट बहुत ज्यादा है। इसमें जब ये अपनी लाइफ के 12 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो इसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, पूरी घाटी ब्लू कलर की हो जाती है, पूरी घाटी नीली हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। टूरिस्ट का अट्रैक्शन सेंटर बनती है, टूरिस्ट वहां पर विजिट के लिए आते हैं। किस प्लांट की वजह से? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। पूरी घाटी कैसी हो जाती है? ब्लू हो जाती है। एनसीईआरटी कह रही है इस प्लांट में फ्लावरिंग हुई थी सितंबर अक्टूबर के दौरान 2006 में। कब फ्लावरिंग हुई थी? सितंबर अक्टूबर 2006। पूरी घाटी ब्लू कलर की हो गई, टूरिस्ट वहां पर आए, घूमने के लिए आए। फिर इसमें फ्रूटिंग हुई, प्लांट की डेथ हो गई। सीड कहां गिर गए? नीचे। सीड का जर्मिनेशन हुआ, प्लांट डेवलप हुआ, प्लांट की ग्रोथ हुई। फिर से प्लांट ने 12 इयर्स कंप्लीट किए, यानी अगर मैं यहां पर 12 ऐड करूं तो बताओ नेक्स्ट फ्लावरिंग कब हुई? 2018 में।
2018 में यहाँ पर फिर से फ्लावरिंग हुई, कई सारे नीले कलर के फ्लावर वहां पर आए, पूरी घाटी ब्लू कलर की हो गई, फिर से टूरिस्ट वहां पर आए, फ्रूटिंग हुई, प्लांट की डेथ हुई, सीड नीचे गिर गए, जर्मिनेशन हुआ, प्लांट डेवलप हुआ, अभी प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, अभी 12 साल नहीं हुए, अभी तो 2021 ही चल रहा है। जब 12 साल हो जाएंगे यानी क्या आ जाएगा 2030, फिर से वहां पर फ्लावरिंग होगी, पूरी मुन्नार की घाटी ब्लू हो जाएगी, घूमने चले जाना, ठीक है ना। 2030 में इस एरिया को विजिट करना, आपको कौन सा प्लांट मिलेगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंची। तो देखो लाइफ स्पान तो लॉन्ग है 12 साल, लेकिन एक ही बार फ्लावरिंग, एक ही बार फ्रूटिंग कर रहा है, तो बोलो क्या होगा, मोनोकार्पिक। आई बात समझ में। तीनों प्लांट पेरिनियल हैं, इनका लाइफ स्पान लॉन्ग है, तीनों प्लांट पेरिनियल हैं, होने क्या चाहिए थे, पॉलीकार्पिक, लेकिन एक्सेप्शनली क्या है, मोनोकार्पिक। आ गई बात समझ में। अगला पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन, प्लांट की लाइफ साइकिल में 3 फेजेस आती है। सबसे पहले उसकी ग्रोथ होती है, प्लांट साइज में बड़ा होता है, उसे कहा जाता है वेजिटेटिव फेज, इसी को नाम दिया जाता है जुवेनाइल फेज। फिर उसमें फ्लावर आते हैं, फ्रूटिंग होती है, यानी कौन सी फेज कहोगे, रिप्रोडक्टिव फेज। फ्रूटिंग होने के बाद प्लांट धीरे धीरे येलो होने लगता है, यानी प्लांट की डेथ होने वाली है, प्लांट मरने जा रहा है, प्लांट का बुढ़ापा आ गया है, उस फेज को क्या कहा जाता है, सीनेसेंट फेज। जैसे आप देखते हो व्हीट का प्लांट, सीड क्रॉपलैंड एरिया में ऐड किए, जर्मिनेशन हुआ, प्लांट डेवलप हुआ, पहले धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उस फेज को क्या कहोगे, वेजिटेटिव फेज। फिर उसमें फ्लावर आते हैं, फ्रूटिंग होती है, क्या कहोगे, रिप्रोडक्टिव फेज। फ्रूटिंग होने के बाद धीरे धीरे वो येलो कलर का होने लगता है, शुरुआत में तो ग्रीन होता है, फिर धीरे धीरे येलो कलर का होने लगता है, प्लांट मरने जा रहा है, कौन सी फेज होगी, सीनेसेंट फेज। तो एनसीईआरटी कह रही है एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, इनमें इन तीनों फेजेस को आप क्लियरली देख सकते हो। एनुअल और बाइनियल प्लांट, इनमें इन तीनों फेजेस को क्लियर कट डिफाइन किया जा सकता है। मैंने व्हीट प्लांट का एग्जांपल लिया, ठीक है, पहले साइज में बड़ा होगा, वेजिटेटिव फेज है, फ्लावर आएंगे, फ्रूटिंग होगी, रिप्रोडक्टिव फेज है, येलो होता जा रहा है, मरने जा रहा है, सेनेसेंट फेज है। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है पेरेनियल प्लांट्स में इन तीनों फेज को क्लियरली डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, जैसे मैंगो का प्लांट है, मान लो मैंगो का प्लांट है, फ्लावरिंग हो रही है, कौन सी फेज चल रही है, रिप्रोडक्टिव फेज, उसी दौरान नई नई ब्रांचेस भी बन रही हैं, लीफ भी बन रही है, यानी वेजिटेटिव फेज भी चल रही है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज मिक्स हो रही है। तो एनसीईआरटी कह रही है plants like annual and biennial plant clear cut show vegetative, reproductive and senescent phase, but in perennial plant very difficult to define all 3 phases, यानी आसानी से इन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। कौन से प्लांट में, पेरिनियल प्लांट, फेजेस मिक्स हो जाती हैं, फ्लावर भी आ रहे हैं, नई नई ब्रांचेस भी बन रही हैं, यानी रिप्रोडक्टिव फेज भी चल रही है, वेजिटेटिव फेज भी चल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर एक टाइम पर वेजिटेटिव फेज है या रिप्रोडक्टिव फेज है, क्योंकि फेजेस मिक्स हो गई। लेकिन एनुअल और बाइनियल प्लांट में आप इन्हें क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर सभी को, लिख लिया क्या, यहां तक नोट कर लो। फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंड्रोशियम, उसमें स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेमन की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी अब डायग्राम ही डायग्राम बनेंगे। अगली क्लास में भी और डायग्राम बनेंगे। एक स्टूडेंट लिखते हैं सर आपको भी साथ लेकर चलेंगे हम सब मुन्नार की घाटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जरूर चलूंगा आपके साथ।
जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं बेटा, समझ में आया आज जो भी पढ़ा हमने? ओके बेटा, वेरी गुड। नोट कर लिया सभी ने? जो ऑनलाइन स्टूडेंट है नोट कर लिया बेटा? ठीक है, मीटिंग को लीव कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।